बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की मईशत की सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के मुआशी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान और डॉलर का मार्केट से गायब हो जाना भी यकीनी तौर पर मौजूद बहस रहेगा। इसके जो असरात ग्रास रूट लेवल तक ज़मीनी हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं उसको भी आज खुरेदने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है, इस हवाले से वो मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत को तंबीह कर चुके, बता चुके हैं, लेकिन अब अद्वियात की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी अदम दस्तियाबी की क्या वजह है और मुमकिन तौर पर कब यह मामला हल हो पाएगा या इसमें कुछ आउट ऑफ द वे जाके अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, इसकी भी आज बातचीत करेंगे। आटे का बहरान पूरे मुल्क के अंदर जो है वो सर उठाए हुए है। आटे की शदीद किल्लत है, आटा महंगे दामों मिल रहा है, होर्डिंग की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। साथ ही साथ मुर्गी जो है यानी पोल्ट्री वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। फ़ी किलो जो कीमत है वो 550 से 650 के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, अजला हैं, शहर हैं, उसके अंदर रिपोर्ट की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान का एक हाई पावर डेलीगेशन इस वक्त मौजूद है जिनीवा में। वज़ीर आज़म उसकी क़यादत कर रहे हैं, उनके साथ वफाकी वज़रा भी तकरीबन 7 वज़रा उनके साथ मौजूद हैं। स्पेशल एडवाइज़र्स टू द प्राइम मिनिस्टर भी 3 उनके साथ मौजूद हैं। 7 दीगर ऑफिशल्स भी मौजूद हैं। जिनीवा के अंदर सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद के हवाले से ख़बरें मौसूल हो रही हैं। तकरीबन $8.5 अरब प्लेज किया गया है, जिसमें इस्लामी डेवलपमेंट बैंक समेत वहाँ पर जितने दीगर डोनर्स हैं उन्होंने ये पैसे प्लेज किए हैं। प्लेज करना और उसकी फ़ाइनल एग्जीक्यूशन होना, इस हवाले से हमारी हिस्ट्री क्या कहती है उसको भी आज प्रोग्राम में मौजूद बहस लेके आएंगे और इसके आ जाने से या इसके प्लेज हो जाने से मार्केट पर कितना असर पड़ेगा उसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फारूक बुखारी साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। आसिम रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। और डॉक्टर सलमान शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तीनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ फारूक बुखारी साहब सर आपसे करना चाहूँगा, और वो इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हमारे हर घर में उसका कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल है। अगर आप हमारे नाजरीन को बता सकें कि इस वक्त जो भी मुल्क की मईशत की सूरत हाल है उसका असर इस पर क्या हो रहा है और ग्राउंड पे इस वक्त क्या रियलिटी है और भी क्या चीज़ें हैं जो मैसर और कौन सी हैं जो मैसर नहीं हैं। जी अच्छा सर, इस तरह है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं पहले बयान कर दूं। जी प्लीज। बैकग्राउंड ये था, 6 अक्टूबर जो है हमें एलसी रिफ्यूज कर रहे थे बैंक्स, नेशनल बैंक्स, ऑन द बेसिस ऑन द नैरेटिव कि डॉलर की शॉर्टेजेस हैं और स्टेट बैंक की तरफ से वर्बल इंस्ट्रक्शन है। वी रैन फ्रॉम पोस्ट टू पिलर। हमने हर फोरम इस्तेमाल किया गवर्नमेंट का, उनको आगाह करने के लिए कि हम एक हेल्थ क्राइसिस की तरफ धकेले जा रहे हैं। For the reason being, if you don't allow us import of raw materials, we won't be able to manufacture medicines in the future. Hence, government ने, स्टेट बैंक ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसाल किए इंस्ट्रक्शंस टू द नेशनल बैंक्स कि आप फार्मास्यूटिकल्स को अलाउ करें एलसी और मोर ओवर उनको एंटरटेन करें प्रायोरिटी बेसिस पे। अच्छा, ये लेटर पिछले गुज़िश्ता लास्ट मंथ में निकला था। अच्छा, गिवन दैट आफ्टर 1.5 week वी आर स्टिल फेसिंग द सेम सिचुएशन। हमारे जितने मेंबर हजरात हैं उन सबसे हमने जब फीडबैक लिया तो हमें बड़ा नेगेटिव फीडबैक आया कि अभी तक कोई बैंक्स, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर नॉट एंटरटेनिंग एलसीज और एनी मोड ऑफ पेमेंट। हेंस फॉर गिवन दैट सिचुएशन अब हम इस पे मजबूर हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल हम कर रहे हैं अपनी गवर्निंग बॉडी की, जिसमें हम फ्यूचर का राय अमल तय करेंगे और मोर ओवर जायजा लेंगे कि कितनी शदीद होगी। अभी भी काफी किल्लत मौजूद है अदवाइज की, मेडिकल डिवाइसेस की, जिसमें नेमली बच्चों की भी दवाई हैं। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि देखें 2-3 इस पे फैक्टर्स हैं। एक तो रॉ मटेरियल का मसला है, दूसरा एलसीज का मसला है। अब जितने भी मसले मसाइल हैं सारे इकट्ठे हो चुके हैं और इसके बाद अब ऑन ग्राउंड जो मेडिसिन है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड है, कैंसर की ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंसुलिन है, उनकी क्या पोजीशन है? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकें? सर, जहाँ तक मेडिकल डिवाइसेस की ताल्लुक है और जहाँ तक जो अस्पताल के कंज्यूमर्स होते हैं उनकी शदीद किल्लत है। हम अस्पताल से भी बात करते हैं, अस्पताल में अपने मौक़िफ़ भी देते हैं। वो बड़ा सिलेक्टिव किस्म की मेडिकेशन, सिलेक्टिव किस्म की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गिवन व्हाटएवर प्रोक्योर मटेरियल दे हैव, दे आर बीइंग सिलेक्टिव अबाउट ट्रीटमेंट्स। जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, ये शॉर्टेजेस पिछले महीने से शुरू हुई है। जिस तरह हमने मौक़िफ़ बयान किया था पिछले कई महीनों से गवर्नमेंट को कि इफ दिस कंटिन्यूज, और उसमें काफ़ी अदवायत हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, उसमें डायबिटीज़ की जो टैबलेट फॉर्म्स हैं, बच्चों की दवाएँ हैं, आर्बिट्रॉल हो गई, सिवलन हो गई, इस तरह आईवी ड्रिप्स हैं जी, आईवी सॉल्यूशंस हैं। तो ये काफ़ी शदीद किल्लत है और हमें बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से और मोर ओवर अस्पताल की तरफ से
But nonetheless, we can't do much if we are not allowed LCs to import our raw materials. We won't be able to produce in the near future. और गुज़िश्ता हाल ही में आपने देखा होगा काफ़ी मल्टीनेशनल इस मुल्क को छोड़ के जा चुकी हैं। उसका रीज़न भी यही है कि जो अनकंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, एक बड़ी रिजिड किस्म की प्राइसिंग मैकेनिज्म है एंड अगेन और रिजिड पॉलिसीज़ हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सूरत हाल है विद अ वेरी हेवी हार्ट आई हैव टू से दिस कि जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो भी क्लोजर की तरफ ही जा रही है। ठीक है, आप मेरे साथ रहे, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें और भी आपसे जाननी है। आसिम साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से खबरें तो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और पिछले 3-4 दिन में जिस किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं आटे के बहरान के हवाले से, उसमें बहुत सारी तकलीफ दह खबरें भी हैं, जिसमें लोगों की लाइनों में लगे अमवात हो जाना, लाठीचार्ज हो जाना, लोगों का ज़ख्मी हो जाना, आटे का मैसर ना होना, बहुत सारा टाइम वहाँ पर लगाना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सुबह अज़ानों के वक्त लाइनों में लगते हैं और शाम तक उनकी बारी नहीं आती और आटा ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ अ लॉट क्राइसिस दैट वी सी। आप हमें बता सकते हैं, आप चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, व्हाट इज़ द पिक्चर ऑन द ग्राउंड सर? जी भाई, इस तरह है कि जिस तरह अमूमी तौर पर हर साल फूड डिपार्टमेंट जितना फ्लोर मिल्स को गंदम इशू करते हैं, इस साल उतनी गंदम नहीं दी गई। और खाली पंजाब में नहीं, KPK, सिंध, ये तीनों सूबे जो से हैं, इनके अंदर पिछले साल की निस्बत तकरीबन 11,000 टन कम गंदम का इजरा किया जा रहा था। अच्छा। और बलूचिस्तान में वफाक में चूंकि पास्को ने गंदम नहीं दी तो बलूचिस्तान में गंदम मौजूद ही नहीं है। पिछले 2 दिन पहले उनको गंदम मिली है जिसका इजरा आज से शुरू हुआ है और वो बहुत थोड़ा मिनिमम क्वांटिटी में। यानी बहरान फिर वैसे ही हो जाएगा। अगर हम इसको इसका देखें कि पंजाब में तकरीबन एक हफ्ता पहले तक 18,500 टन योमिया गंदम इशू की जा रही थी। पिछले साल इन्हीं दिनों में 25,000 टन की जा रही थी। सिंध के अंदर 8,000 टन आज भी इशू की जा रही है, पिछले साल 11,000 टन की जा रही थी। और अगर हम KPK को देखें तो KPK में पिछले साल इन दिनों में 7,000 टन डेली इशू था, अभी 5,000 हो रहा है। तो ये चारों सूबों को अगर कैलकुलेट करें तो 11,000 टन का शॉर्टफॉल है, जिस वजह से आपने लाइनें भी देखी और गंदम की ओपन मार्केट में प्राइसेस 10, 12, 15 दिनों के अंदर 3300 से 5400 तक चली गई। लेकिन आसिम साहब, सवाल यह है कि जब ये शॉर्टफॉल इतने हज़ारों में जो आप बयान कर रहे हैं इन प्रोविंसेस के अंदर रहेगा तो इवेंचुअली तो स्पाइक होगा, होर्डिंग भी होगी और उसके बाद ब्लैक में भी बिकेगा और क्राइसिस ज़्यादा नहीं आपको लगता बढ़ेगा? वो तो हो गया। आज पंजाब ने आज ऐलान किया है कि कल से 26,000 टन पंजाब इशू देने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पंजाब का अगले एक हफ्ते के अंदर क्राइसिस नॉर्मल हो जाएगा, क्राइसिस नहीं रहेगा, हर जगह पे आटा अवेलेबल होगा। लेकिन इसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान और KPK में भी अपना गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो इतनी गंदम दें जो पिछले साल दे रहे थे, ताकि इस क्राइसिस को ओवरकम किया जा सके। अदरवाइज पंजाब के खाली देने से ये क्राइसिस ओवरकम नहीं होगा। लेकिन इससे कीमतों में फर्क पड़ेगा आसिम साहब? जी डेफिनेटली। अभी खाली 26,000 टन के अपना ऐलान के साथ प्राइवेट मार्केट जो थी है वो 300 से 400 रुपया माइनस हो गई है। तो अगर ये जब इजरा शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर मैं समझता हूँ 500-700 रुपए का मजीद इफेक्ट आएगा और मार्केट मजीद डाउन जाएगी। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने अपने बहुत सारे कंसर्न्स भी रेज किए गाहे बगाहे। प्राइमरीली आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ें, कौन से कंसर्न्स थे जो एड्रेस हुए जौन से नहीं हो सके? देखिए, अभी तक तो हम उसकी रिड्रेसल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो इंटर प्रोविंशियल बैंस हैं जो अनअनाउंस्ड है, अननोटिफाइड है, बिल्कुल इलीगल है, वो लगे हुए हैं तमाम मुल्क के अंदर तमाम इंडस्ट्री पे। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की खुली खिलाफवर्जी है कि पाकिस्तान का हर शहरी ये राइट रखता है कि उसको जहाँ से सस्ती गंदम या आटा मिले वो खा सके। तो हुकूमत पंजाब और सिंध दोनों ने ये अनअनाउंस बैन लगाए हुए हैं। अगर किसी का आटा जाते हुए KPK या बलूचिस्तान गाड़ी जा रही होती है ले जाके तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, चाहे उस मिल वाले ने डायरेक्ट ना भी भेजा हो, किसी दुकानदार ने भेजा हो, तब भी उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर चीज़ें बहुत सारी हैं, फार्मास्यूटिकल से मेडिकल इक्विपमेंट से लेके अद्वियात, हॉस्पिटल के अंदर जो कंडीशन हैं और साथ साथ आटे का बहरान है, पोल्ट्री का मसला है, ताजर जो है वो नाराज़ है, नाला हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ सलमान साहब जो है अब वो लोगों की घुटने लग गई हैं, अवेलेबिलिटी में मसले आ रहे हैं। वेयर आर वी हेडिंग सर, कुछ बताइए। आप तो लीड कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में गवर्नमेंट्स को। देखिए, बात ये है कि हमारी इकॉनमी इस वक्त
शदीद किस्म की ICU में है एक किस्म की। और उसकी एक दो बहुत बड़ी वजह है उसकी। एक तो है कि ऑब्वियसली हमारे बैरून मुल्क कर्जा जात बहुत ज़्यादा हैं, 130 अरब डॉलर के करीब हो चुके हैं, जो 2007 में सिर्फ 38 अरब डॉलर थे। सो आप सोच सकते हैं कि पिछले 10-12 साल में तकरीबन 100 अरब डॉलर का इजाफा हमारे बैरून मुल्क कर्जों से हो गया। अब उनकी अदायगी हम नहीं कर सकते, उन पे इंटरेस्ट भी नहीं हम दे सकते, वो उसके लिए हमें नए कर्जे लेने पड़ते हैं। और नए कर्जों की अब हमारी एक किस्म की हमारे पे बैन लग गया है इंटरनेशनली कर्जों का। जब तक हम IMF प्रोग्राम नहीं करते और जब तक हम अपने दोस्त ममालिक से फंडिंग नहीं लेते तो मज़ीद फंडिंग बैंकों से या बॉन्ड से पॉसिबल नहीं है। अब एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि हमारी इकॉनमी जो है वो अब बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों की इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई है। सबसे बड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंस तेल की है, जो कि तकरीबन 25-26 अरब डॉलर का अब आपको कोला, तेल, गैस वगैरह मंगानी पड़ती है, क्योंकि हमारा बिजली का निज़ाम जो है वो भी अब इम्पोर्टेड हो गया, उसके लिए भी ईंधन इम्पोर्टेड है। और वो भी हम सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो एक्सपोर्ट तो करती नहीं है या बहुत मामूली एक्सपोर्ट है। उसके बाद हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट पिछले 10-20 साल में की है, कुछ गाड़ियों के प्लांट्स में लगा दी है, कुछ फर्टिलाइज़र प्लांट्स में, जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी इम्पोर्टेड इनपुट ज़रूर है। मसलन गाड़ियों के कंपोनेंट्स हैं और जो आपकी ये दवाइयाँ हैं, इनका रॉ मटेरियल, इनकी अल्टीमेटली भी इनकी जो कई फिनिश प्रोडक्ट्स भी आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और हत्ता कि अब तो आपको खाना भी इंपोर्ट करना पड़ता है। और जो फूड ग्रुप है वो हमारा तकरीबन सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट्स में ग्रुप बनता है, जिसमें खुर्दनी तेल भी है और जिसमें गंदम भी है और दालें भी हैं और बाकी चीजें हैं। सो अब मसला ये है कि हम डॉलर्स खत्म कर चुके हैं, तो अब आपको इमरजेंसी तौर पे काम करना पड़ेगा। और जो मैं बात सुन रहा था फार्मास्यूटिकल वालों की, तो ये बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं, इनके ऊपर तो आपको स्पेशल तौर पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कम से कम लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। और उसको जहां से भी आपको कोई सपोर्ट करे, पैसा दे, तो सबसे पहले तो आप उसको चालू रखें, क्योंकि वो निज़ाम अगर टूट गया तो एक तो उससे डिसरप्शन बड़ी होगी, परेशानी बड़ी होगी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी और सोसाइटी में एक किस्म का उलझन पैदा होगी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। सिमिलर डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ चाहता हूँ, उसके ऊपर भी इसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक चीज़ जो हम बात करेंगे, जो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, उसी में एक मल्टीनेशनल का भी है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक या खबर के मुताबिक 200 से ज़्यादा मल्टीनेशनल पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। 40 मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनकी वो मल्टीनेशनल हैं और पिछले 10 महीने से तकरीबन वो अपने ही पैसे यहाँ से नहीं ले जा सके, या जो उन्होंने यहाँ से कमाए आफ्टर गिविंग ऑल द टैक्सेस, फॉलोइंग ऑल द रेगुलरिटीज। सो उनका कंसर्न खासा ज़्यादा बढ़ रहा है और ब्रेन ड्रेन भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या वो भी इसी ज़ुमरे में आएगा? उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए? शहरियों पे तो आपने, मुल्क के लोगों पे तो आपने पाबंदी लगा ली, लेकिन मल्टीनेशनल पे भी आप डॉलर नहीं ले जाने दे सकते उनको। देखिए, मल्टीनेशनल्स के साथ हमें बात करनी पड़ेगी कि बड़े एक्सेप्शनल इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं और इसमें कम से कम उनको अपना प्रॉफिट जो है वो अभी नहीं मुंतकिल करना चाहिए। वेट कर लें ताकि ये बहरान थोड़ा सा काबू में आ जाए, नहीं तो अदरवाइज तो बिल्कुल ही इंतशार फैल जाएगा। सो आई वुड से कि डिस्कशन उनसे करके उनसे एक स्केड्यूल तय कर लिया जाना चाहिए कि 1 साल 2 साल के लिए वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं उनको अभी डिक्लेयर ना करें उस तरीके से और डिस्ट्रीब्यूट ना करें कि आपको डॉलर्स इस्तेमाल करने पड़े। इस वक्त तो एसेंशियल जो है, सबसे एसेंशियल चीज़ों पे हम डॉलर खर्च कर सकते हैं, जो डॉलर हमारे पास तो अब रह भी बड़े कम गए। सो वो तो आपको एक्सटर्नल जो है सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कि जो डोनर कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की है, अगर हम उस बात को आगे लेके किसी तरीके से चल सकें, और उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं इनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, इनको माफ़ कर दिया जाए,
अब ये एक ऐसी चीज है कि जो माफ तो शायद वो ना करें, लेकिन हमें इन कर्जों को बड़ी लंबी मुद्दत तक आगे एक्सटेंड करने की जरूरत है, और इसके साथ साथ अगर इसके ऊपर सूद की भी कमी हो सके तो वो भी करने की। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है मेरे साथ रहिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं इस पॉइंट को आगे कैरी करते हैं। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो हुकूमत को भी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, जिसमें प्राइमरीली दो चीज़ें हैं जिस पे वो कंसर्न रेज करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी टैक्स की इरेगुलरिटीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ हम उसको टाइट करने की कोशिश करते हैं कि जी आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं और तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो दे आर नॉट फॉलोइंग दैट वन। और दूसरा वो ये कहते हैं कि एक तो होर्डिंग करता है रिटेलर, यानी कि वो अपने पास दवाइयाँ रोक लेता है और फिर उसको महंगा करके बेचता है, ब्लैक करके बेचता है, लेकिन कंपनीज भी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल, लोकल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल जो हैं, वो भी दे प्ले एन इनडायरेक्ट रोल इन दैट। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? सर, आपके पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आऊंगा जिस पे आपने टैक्स का जिक्र किया। जी। सर, फॉर्चुनेटली वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, और कुछ हमारे साथी हैं और इंडिविजुअल बेसिस पे दे आर टॉप 10 टैक्स पेयर्स इंडिविजुअल बेसिस पे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जहां तक टैक्स का मामला है सर, अनफॉर्चुनेटली हमारी प्राइसेस कंट्रोल्ड है, हेविली रेगुलेटेड प्राइसेस है हमारी। इसका ये मतलब है कि हम प्राइसेस अपनी 1 रुपया से थोड़े 10 पैसे 1 पैसे बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के नहीं बढ़ा सकते। गिवन द सिचुएशन के जो 38% इन्फ्लेशन रेट हुआ है लास्ट क्वार्टर में आपका, वो हम अब्जॉर्ब अभी तक अपने लास्ट प्रॉफिट्स में करें जो हमें 4 साल पहले प्राइस से मिली थी। जहां तक टैक्स की बात आपने की, टैक्स पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने हम पे 17% सेल टैक्स लागू किया है। करेक्ट। हमारी एपीआईज पे, हमारे रॉ मटेरियल्स पे, हमारी फिनिश्ड गुड्स पे। कहने का मकसद ये है कि ये जो टैक्स है हमारा कभी भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं रहा। We are already very heavy taxed industry, or moreover, we are the probably only most regulated industry, heavily regulated on 4 areas. पहले हमें फेडरल लेवल इस 17% से you are okay? लेवल पे होता है। जी जी सर, 17% वाला जो इजाफी लगा आप कह रहे हैं टैक्स, उस हवाले से क्या पल्स है ओवरऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में? सर, हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं गिवन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमें प्राइस इंक्रीज नहीं दे रही है, हमारे हार्डशिप केसेस पड़े हुए हैं कोर्ट में, और हमारे हार्डशिप केसेस कैबिनेट में भी हैं। इट्स बिन 2 मंथ्स, उस पर कोई फैसला नहीं किया अभी तक कैबिनेट ने या गवर्नमेंट ने। हैंसफोर्थ यही है कि वो जो प्रोडक्ट अनफीजिबल हो जाएंगे विद इन अ मंथ और सो, वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे, और मोस्टली मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट्स। अच्छा, आपके सेकंड पॉइंट की तरफ आऊं, जो आप होर्डिंग की बात कर रहे हैं। सर, होर्डिंग इज अ वेरी बिग इशू, और इसको, इस मौके को हम पॉजिटिवली प्रपोज करते हैं कि जी जो भी होर्डिंग कर रहा है आप उस पर बिल्कुल जी उनको पकड़ें, उनको आप बिल्कुल जी प्रोसिक्यूट भी करें। गिवन दैट कि जब हम माल बेच रहे होते हैं अपना फिनिश गुड, इसके लिए आपको सप्लाई चेन हमारी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम एज अ मैन्युफैक्चरर अपना 100% एडवांस पेमेंट पे सप्लायर्स को, रिटेलर, होलसेलर को माल बेच देते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब जब उनको खबर मिलती है कि जी ये माल शॉर्ट होने वाला है, हैंसफोर्थ वो होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सोर्बिटेंट प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और मैं जैसे पहले मौके बयान किया कि हमारी हाईली रेगुलेटेड प्राइसेस हैं, जो ड्रैग और गवर्नमेंट साहब, इसमें अब मिसाल के तौर पे एक पेन किलर पैनाडोल जो है वो एक बहुत मशहूर है, मुख्तलिफ ज़ाहिर कंपनीज उसको डील करती हैं। डिप्रेशन की अद्वियात हैं, इन्फेक्शन की अद्वियात हैं, इंसुलिन है, इसके अलावा और जोड़ों के दर्द की, फेफड़ों के दर्द की जो है वो अद्वियात हैं, कैंसर की भी कुछ चीज़ें हैं। आपको लगता नहीं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने वो रोल प्ले रेगुलेटरी के हवाले से नहीं किया जो उनको करना चाहिए था? क्योंकि गवर्नमेंट अब कहती है हम हर चीज़ के ऊपर हर वक्त रेगुलाइजेशन नहीं कर सकते, वी आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, सो वी एक्सपेक्टेड कि ये अपना ज़्यादा रोल इसके अंदर प्ले करते और उनको मज़ीद स्क्रूटनाइज करते हैं चीज़ों को, ताकि इनकी अवेलेबिलिटी मुहैया हो सकती, लोगों तक पहुँच सकती, ना कि इनडायरेक्टली दे वुड हैव प्लेड अ रोल इन दैट। सर, जैसे आपने पैनाडोल का जिक्र किया, ये तो बड़ा आम घर का हिस्सा, हाउस होल्ड आइटम रहा है। गिवन दैट कि जीएसके ने फोर्स मेजोर लागू किया था, तो उन्होंने पहली दफा अपनी हिस्ट्री में लॉस बुक्स में शो किया था, जिसकी वजह से उन्होंने बोला हम प्लांट अपना बंद कर रहे हैं। अब एक चीज फीजिबल नहीं रहेगी, आप कितना ऑब्जॉर्व करेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनी कितना ऑब्जॉर्व करेंगी? 1 क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर के लिए, हर बंदे की लिमिट होती है। एवरी इंडस्ट्री हैज देयर लिमिट। सो नेचुरली व्हेन वी आर एग्जॉस्टेड, हमारे सारे रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वी ओनली हैव टू शट डाउन, दैट्स ऑल वी कैन डू, देयर इज नो अदर वे टू इट। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा।
आसिम साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आटे का बहरान यकीनी तौर पे अब आप कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट होने के करीब है। पंजाब के अंदर तो उन्होंने 26,000 के करीब ऐलान कर दिया और बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी होपफुली कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बताइए, होर्डिंग वाला हमारे यहाँ पाकिस्तान में शायद एक कल्चर ही बन चुका है कि किसी भी चीज़ का बहरान है, वो गंदम का हो, वो चीनी का हो, वो आटे का हो, उसके अंदर होर्डिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हुकूमत को उस पर बहुत सारे कंसर्न हमेशा से ही होते हैं और वो कहते हैं कि जी ये इलीगल है और ब्लैक करके चीज़ों को बेचा जाता है। फ्लोर मिल वाले भी जो है इसके अंदर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली अपने रोल प्ले करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसमें तो बड़े बड़े जो है वो नाम भी लिए जाते हैं, मैं अब ज़रा वो ले नहीं सकता। ये फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है, दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मे बी सम पॉलिटिशियंस और मे बी सम पीपल इन द पावर कॉरिडोर्स। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? मैं गुजारिश कर जी प्लीज। है कि जो फ्लोर मिल्स का स्टॉक है दैट इज अ डिक्लेयर्ड स्टॉक और उसका एक एक दाना जो है वो गवर्नमेंट के पास पोर्टल पे अपलोडेड होता है ऑन डेली बेसिस। जितनी गंदम आती है वो भी और जो हम कंज्यूम करते हैं वो भी। जो होल्डिंग है, देखें, दैट कैन बी डन इन द सीजन, जब नई हार्वेस्ट नई क्रॉप आई हो तब। अब जो है सीजन एंड होने वाला, नई फसल आने वाली है। फेब एंड में सिंध आ जाएगी और मार्च एंड में पंजाब की आ जाएगी। अब तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये जो क्राइसिस आया, इसकी जो बेसिक रीजन है वो पंजाब में, फूड डिपार्टमेंट पंजाब में पिछले साल की नस्बत 9 लाख टन ज्यादा गंदम बाएगी। अब उसका इफेक्ट मार्केट पे डेफिनेटली आना था और दिसंबर और जनवरी के अंदर टॉप रेट्स होते हैं हमेशा से। लेकिन ये जो बड़ा रेट था, इसकी बेसिक रीजन थी जो फ्लोर मिल्स को पूरे पाकिस्तान में 3-4 सूबों की तरफ से कम सप्लाई थी। अगर यही सप्लाई पूरी होती, ये इतना बड़ा राइज ना आता और इतना बड़ा क्राइसिस जो प्राइवेट गंदम के बने हुए आटे की प्राइस की शक्ल में हम देख रहे हैं, ये ना होता। अब भी अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया तो विद इन नेक्स्ट 10 डेज ये रिजॉल्व हो जाएगा इशू। लेकिन अगर ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा और जो सवाल है अब भी वही है कि जितनी भी सारी चीज़ें अनरेस्ट की जानिब, इकोनॉमिक अनरेस्ट की जानिब बढ़ रही हैं, उनमें एक जो खबर आ जाए वो हमें मिलने वाले प्लेज होने वाले पैसे हैं तकरीबन $8.5 अरब जो फ्लड के नाम पे हमें मिले हैं। क्या इनके यहाँ पे आ जाने से एक मार्केट में एक ओवरऑल पॉजिटिव वेव की हद तक ही सिर्फ ये खबर रहेगी, या प्लेज की एग्जीक्यूशन या उसकी हिस्ट्री हमारे यहाँ बहुत सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, वो हो जाएंगे, या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जो भी हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर? इसको कैसा देखते हैं आप? देखें, एक तो पॉजिटिव है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमने एंगेज तो किया है, विच इज़ इम्पोर्टेंट। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने अपील भी की है कि कर्जे पाकिस्तान के माफ़ किए जाएं। उसमें दूसरी चीज़ है कि जो कमिटमेंट्स आई हैं, प्लेजेस आई हैं, वो देखना है कि क्या ये फ्रेश पैसा होगा, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और दूसरे मालियाती जो अदारे हैं, उनमें ज़्यादातर ये कर्जे हैं और कर्जे भी वो ऐसे हैं जो पहले वो कमिट कर चुके थे और उनको अब वो किसी और चीज़ पे खर्च करने के बजाय फ्लड पे कर देंगे। तो अगर ये स्विचिंग वाला प्रॉब्लम है कि स्विच ही करना है, तो फिर तो हमारा कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा रिजर्व्स को नहीं होगा, क्योंकि ये जब डॉलर्स आएंगे, और इसका मतलब है टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 साल के लिए हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अप फ्रंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, अप फ्रंट ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स में आए और मटेरियल्स में ना आए। आप लोकल मटेरियल्स खरीदें, लोकल प्रोजेक्ट्स करें, लेकिन डॉलर्स आएँ और ताकि उनको हम अपने रिजर्व्स में रख सकें और एक रिजर्व्स में इजाफा होगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी। बट ये भी प्रॉब्लम है कि कब आएगा इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। वैसे हमारी हिस्ट्री क्या है सर? प्लेज तो हमने देखा पहले भी बहुत मरतबा हमें हुए। हिस्ट्री मिक्स्ड है। हिस्ट्री में हमने अर्थक्वेक में देखा, उस वक्त भी $6-7 बिलियन के प्लेजेस थे और वो आए, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे आए, इमीडिएटली नहीं पहुंच सके, बट अल्टीमेटली आए। और ज़्यादातर उनमें जो लोन्स थे तो वो तो अब हम उनको वापस करने की भी सलाहियत नहीं रखते। तो इसी तरह ये जो है प्लेजेस, इनका होपफुली जल्दी से जल्दी आएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो जाएं
उतनी जल्दी आए, कोशिश ये करनी चाहिए कि ये कैश में आए, कैश में, डॉलर्स में अपफ्रंट ज़्यादा हो, एट अर्लीस्ट आए, और अगर इसमें डिले होगा तो यकीनी तौर पे उसके इम्पैक्ट नेगेटिव होंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब का कहना था, हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर ख़जाना, बहुत शुक्रिया सर आपका। सैयद फ़ारूक बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया। आसिम रज़ा साहब, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्क की मईशत के हवाले से, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। इससे पहले हमने जिक्र किया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का, फ्लोर मिल एसोसिएशन का जिक्र किया हमने। अब बात करते हैं कुछ पोल्ट्री की। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक जावेद साहब, सदर हैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो तारिक साहब। तारिक साहब, ज़ाहिर है आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जिस पे डेफिनेटली आपकी ग्रिप है। पोल्ट्री का इस वक्त एक मसला सर उठा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे मसले और हैं, उनमें ये मसला भी है। और इस वक्त जो कीमत है वो एक दर्द सर बना हुआ है। तकरीबन 550, 550 से लेके 600-625 रुपये पंजाब के अंदर रिपोर्ट हो रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चिकन की कीमत फ़ी किलो। ये फरमाइए कि ये भी खबरें आई हैं पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से कि ये कीमत 1000 रुपये पर किलो तक जा सकती है। आप बता सकते हैं क्या चल रहा है? सिर्फ फीड की अदम दस्तियाबी का मसला है, कोई और मसले भी हैं? नहीं, एक मसला तो मौसम का होता है। ये वेदर फैक्टर जो है ना, ये हर साल इस पे असर करता है, लेकिन इस दफा जो सबसे बड़ा मसला है वो पोल्ट्री फीड का ही है। और जैसे कि मुझे चल रहा है सोयाबीन वाला इशू है, लोगों का ख्याल था कि 1000 रुपये किलो तक ये जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कल से इसमें थोड़ा सा कमी होने का इम्कान है, तो हफ्ते 10 तक कमी होगी। उसके बाद अगर दोबारा कोई फीड वाला मसला हल ना हुआ तो शायद रेट दोबारा बढ़ जाए। अच्छा, अब ये जो फीड वाला मसला तारिक साहब, इसमें बहुत सारी ज़ाहिर इसमें चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे सोयाबीन है, कैनोला है। तकरीबन 75 मिलियन टन जो है वो अभी तक सप्लाई रुकी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये मिल पाएगी या इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्योंकि इसके मिलने की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, फौरी तौर पे तो कोई ऐसी सूरत हाल में नज़र नहीं आती कि वहाँ पे एक्सेप्शनली कुछ किया जाए। अगर किया भी जाएगा तो इट विल टेक सम टाइम। तो फिर इसका मुतबादिल क्या है, हल क्या है इसका, अगर ये नहीं हो पाता फीड वाला मसला सॉर्ट आउट इस तरह? तो कोई नहीं है, ये जो नॉन जीएमओ सोयाबीन कह रहे हैं वो भी आते आते ही आएगी, लेकिन मैं ये वजाहत करना चाहूंगा कि ये जीएमओ सोयाबीन जो है जिसको इशू बनाया गया, ये कुछ सिरे से इशू ही नहीं है। ये सिर्फ अनाज का मसला बना लिया गया है, पैसों का लेन देन मसला बना लिया गया है, उसी वजह से ये खराब हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारी फसलें जीएमओ चल रही हैं, कोई पाबंदी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पे कोई पाबंदी नहीं है सिवाय यूरोप के। और वो लोग तो ऑर्गेनिक अपना उनकी इतनी डिमांड है कि वो पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है ना, वो ऑर्गेनिक पे नहीं जा सकता। यहाँ पे की जरूरत है, और जीएमओ इंसानी मफाद के लिए बनाया गया। पाकिस्तान में जो है एक अदारा नहर पे लाहौर में जो जीएमओ फसलें ग्रो कर रहा है, जीएमओ सीड बना रहा है, उनसे हमने बात की है। वो कह रहे हैं कि जीएमओ तो पैदावार में इजाफे के लिए बनाया गया, उसको ये की शक्ल दे देते हैं, कभी कोई शक्ल दे देते हैं, और लोगों को ना बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही है उसको कैंसर की शक्ल देके। हालांकि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसानी जात की सेहत के लिए नुकसानदेह हो। उसके हवाले से कुछ तहकीकात जो सरकारी सतह पर हुई, उनमें कह रहा ये था कि मुज़र सेहत है, ये यहाँ पाकिस्तान में चलें मुमकिन हो सकता है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो इस किस्म की ज़्यादा चीज़ें पोल्ट्री से जोड़ी जाती हैं, उसको लेके जरूरत ही नहीं महसूस की, कोई उसका टाइम फ्रेम नहीं दिया इन्होंने बंद करने के लिए, एकदम से बंद कर दिया। मैंने बताया ना कि एक अदारा पाकिस्तान में मौजूद है, उनके प्रोफेसर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी ने हमसे तो पूछा था कि नहीं, कोई सैंपल नहीं टेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अगर ये 2015 से आ रही है, 5-6 सालों में अगर किसी को कैंसर इससे नहीं हुआ तो ये कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ उनको उसको कैंसर से मंसूब किया गया कि उससे कैंसर हो सकता है। तो एक से भी कहते हैं कैंसर हो जाता है, दूध से भी हो जाता है, बहुत सारी मिलावट वाली चीजों से भी कैंसर हो जाता है। तो उसका मकसद ये नहीं बनता कि गजाई बहरान पैदा कर दिया जाए और कैंसर की शक्ल उसको दे दी जाए। तो अच्छा, ये बताइएगा तारिक साहब, अब यकीनी तौर पर एक तो सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, जीएमओ का इस्तेमाल करें या जो सोयाबीन और कैनोला की जो प्रोडक्ट्स आती हैं, या उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल किया जाए उसकी फीड के अंदर। अब सवाल ये है कि एक तो ये मसला हो गया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल और भी हैं, जिसमें जो मुर्गी है
उसकी सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा मसला है, और उस सप्लाई के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी डिलिबरेटली ये सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कुछ सीज़न भी ऐसा चल रहा है, और पैसे बनाने की मशीन है जो पोल्ट्री एसोसिएशन ने बनाई हुई है, और वो उसको होर्डिंग का लफ्ज़ पता नहीं यूज़ करना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसको महंगे दामों करके जो है वो बेचते हैं, और ग्रास रूट लेवल तक आम कंज्यूमर तक महंगी जाती है। हुकूमत का मौक़िफ़ है, इस पर क्या कहेंगे? उसकी वजाहत करने से पहले मैं थोड़ी सी एक और बात करना चाहूंगा कि अगर तारिक बशीर चीमा साहब जीएमओ सोयाबीन की खल को जो मीट जो इसकी इस्तेमाल पोल्ट्री फीड में उसको मुजरे सेहत करार दे रहे हैं, तो जो सोयाबीन आयल से निकला हुआ बिक रहा है बाजार में हर जगह पे, हर स्टोर पे, उसको क्या कहेंगे? और अगर वो कैंसर का बायस बन सकता है तो उसको क्यों बिकने दे रहे हैं? एक तो मेरी ये छोटा सा सवाल है उनसे, तारिक बशीर चीमा साहब से। ठीक है। ये है कि जो इस रेट पे भी जो रेट आजकल चल रहा है, हाईएस्ट रेट है, इस पे भी पोल्ट्री फार्मर लॉस कर रहे हैं, सप्लाई लॉस कर रहे हैं। इसकी वजह ये कि उनकी कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनकी सेल बहुत ज्यादा कम हो गई है। बाजार में डिमांड नहीं है, महंगी होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई है। शादियों का सीजन होने के बावजूद इसकी डिमांड कम है। और अगर कोई कहता है ना कि इस रेट में पोल्ट्री फार्मर इसको होल्ड कर रहा है या ऐसे पैसे कमा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। पोल्ट्री फार्मर भी नुकसान में है, पोल्ट्री फीड वाला भी नुकसान में है, और जो पोल्ट्री सप्लाई करता है वो भी नुकसान में। ठीक है, आखिरी सवाल, हल क्या है फौरी तौर पे ताकि सिचुएशन को और जो रेट है बेसिकली उसको डाउन किया जा सके? देखें, पोल्ट्री की जो मुर्गी की ग्रोथ है वो तो सोयाबीन और कनोला मील के बगैर जो है ना वो तेजी से रैपिड ग्रोथ नहीं करेगा किसी तरह भी। उसका अल्टरनेट भी यही है, अगर जीएमओ दूसरी भी आ जाए फिर भी उसमें महीना डेढ़ महीना लग जाएगा। तो उसको अनाज का मसला नहीं बनाना चाहिए। पूरी दुनिया में वो खाई जा रही है सोयाबीन, अमेरिका जैसे मुल्क में इस्तेमाल होती है। कहते हैं कि जी लोकल जो सोयाबीन इस्तेमाल करें, लोकल सोयाबीन दिखा तो देंगे कहाँ पे है। उसका हल अनाज के मसले को छोड़ा जाए, उस सोयाबीन को रिलीज किया जाए, या उसका कोई अल्टरनेट फौरी तौर पे मंगवाया जाए, या आम लोगों को इजाजत दे दी जाए कि वो सोयाबीन मील मंगवा लें जो सिर्फ मुर्गियों की फीड में इस्तेमाल होता है। तो अगर वो आम इजाजत दे दें, उसकी इम्पोर्ट को आसान कर दें, तो 15-20 दिन महीने में मसला हल हो जाएगा, वरना ये एक लंबा सिलसिला चलता रहेगा। तो ये जो 1,000 रुपये किलो वाली आवाज़ आ रही है वो दब जाएगी? आपको लगता है कि सूरत हाल में वो 1,000 तक जा सकती है मुर्गी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 1,000 रुपये किलो तक जाएगी। ये जहां तक गया हुआ है यहाँ तक ही मैक्सिमम रहेगा, और अभी अगले हफ्ते में या कल से इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमें ज्वाइन किया था तारिक जावेद साहब ने, पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।